जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। पद्यांश को हम काव्यांश भी कहते हैं। ठीक है। बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकतर गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में अचूक रणनीति के माध्यम से इसको समझेंगे कि हमें गद्यांश और पद्यांश करने, उसका करने का सही तरीका क्या है। ठीक है बेटे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारी परीक्षाओं में यानी कि CBSE में, स्टेट बोर्ड में, ठीक है, और स्कूल जो छोटी छोटी क्लासें हैं उसमें भी कक्षा 6 से 12 तक, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये पैराग्राफ यानी कि अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो 10 से 15 नंबर के आते हैं परीक्षाओं में, वो फ्री के नंबर होते हैं। अगर हमें सही तरीके से करें, सही तकनीक के साथ करें तो ये 15 नंबर, 10 से 15 नंबर जो होंगे आपको फ्री के मिल जाएंगे, पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें MCQ पर भी आधारित होते हैं और कहीं कहीं पर लिखित रूप में भी होते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी फॉर्म में दिए गए, चाहे MCQ यानी वैकल्पिक प्रश्न के रूप में दिए गए हों या लिखित रूप में दिए गए हों, तो आप बस इस वीडियो को देख लो, बड़े आसानी से उसे कर दोगे। ठीक है, ये रट करनी रणनीति के साथ इनके उत्तर देने हैं। इसमें क्या होता है, कम मेहनत होती है और ज़्यादा परिणाम आते हैं, ज़्यादा नंबर आते हैं। क्या है तरीका, हम स्टेप वाइज स्टेप इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम पद्यांश या काव्यांश को पढ़ने लगते हैं, यानी गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने लगते हैं, फिर हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ दे रखा है यानी कि गद्य दे रखा है या पद दे रखा है, फिर उसको पढ़ना है। हम इससे क्या करेंगे कि जब आप पहले प्रश्न पढ़ते हैं तो आपका दिमाग अपने आप उत्तर ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पहली बार 50% समझ में आ गया पैराग्राफ, तो आप सही दिशा में हैं, सही रास्ते पर हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ें, फिर पैराग्राफ को पढ़ें, ठीक है, फिर उत्तर दें। आपको लग रहा है उसके अंदर कोई कीवर्ड है पैराग्राफ में उस प्रश्न से संबंधित, उसे साथ साथ अंडरलाइन यानी कि रेखांकित करते हुए चलें। ठीक है, सही उत्तर खोजने का एल्गोरिदम क्या है, कि हम कैसे ढूंढें कि इसमें इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर छिपा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर दूसरा स्टेप जो होगा वो कीवर्ड खोजेंगे और मुख्य शब्दों को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तीसरा स्कैन करेंगे। ठीक है, क्या कि जो उत्तर वाली लाइन है उसको रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, फिर आप उत्तर लिखने के लिए तैयार हो। और उससे क्या होगा, आप सटीक उत्तर लिखोगे या सटीक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो उसका सटीक उत्तर लगा पाओगे। ठीक है बेटे, इससे लाभ क्या होगा, इससे लाभ यह होगा कि इससे आपको बार बार पूरा पैराग्राफ यानी गद्यांश या पद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपका समय बचेगा, जिससे आप दूसरे प्रश्नों में लगा सकते हो लिखने में। ठीक है, आगे देखो अगला तरीका क्या होगा कि जो गद्यांश है की जो सबसे बड़ी गलती होती है, हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न का वहाँ से हमें लगा कि इसका उत्तर ये है, तो जो कहते हूँ हम अपने किस में लिख देते हैं, अपनी कॉपी में लिख देते हैं। तो उस कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो इससे हमें कम नंबर मिलते हैं, हमें चाहिए पूरे नंबर। ठीक है, तो सही तरीका है, पहले प्रश्न पढ़े आपने, फिर उसको समझा पैराग्राफ को, फिर आप उसे अपने शब्दों में उत्तर लिखें। इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर कट नहीं सकते। अधिकतर बच्चे पूछते हैं सर कि अगर 1 नंबर का प्रश्न है जो लिखने वाला लिखित रूप में पूछा गया है, तो वो
कितने लाइन में लिखना, उसको अधिक से अधिक 1 से 3 लाइन में लिखें। ठीक है, अगर 2 नंबर का है तो उसे 2 से 5 लाइन में लिखें। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रश्न को पढ़ना है, फिर उस पैराग्राफ में से इसका उत्तर समझकर उस पर टिक लगा लेना है। ठीक है, क्लियर बेटे, समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो याद रखें बेटा, इसमें क्या करना है कि अपने शब्दों में लिखा गया उत्तर ही सबसे प्रभावशाली होता है और वही हमें अधिक नंबर दिलाता है। ठीक है, अब आता है शीर्षक। अगर शीर्षक जो पूछा जाता है तो हम शीर्षक कैसे लिखें? ठीक है, शीर्षक का जो केंद्रीय बिंदु होगा उस पूरे पैराग्राफ में या पूरे काव्यखंड में वही शीर्षक होगा, उसी पर आधारित होगा जिस पर वो विवरण दिया गया, पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, ठीक, तो उससे आप जो सबसे सटीक लिखें तो बहुत ही बड़ा ना लिखें, तो अधिक से अधिक आपको 2 से 4 शब्दों में ही आदर्श शीर्षक मिल जाएगा, उसे आदर्श शीर्षक का नाम देकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बेटे? आगे देखो, काव्यांश को करने का तरीका। तो अब आपने, ठीक है, गद्य को बताया था, अब इसके काव्यांश को पर बताएंगे, पद्यांश को। उसका क्या होता है, पहले अर्थ समझ लेते हैं, उसको अर्थ के माध्यम से उसे उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हमें काव्यांश आए हमारे पेपर में तो उसका अर्थ पर ध्यान नहीं देना, हमें उस काव्यांश के भाव को समझना है, कवि क्या कहना चाहता है इस कविता में या इन पदों के माध्यम से। तो अगर हम उस भाव को पकड़ लेंगे तो हमारे सारे उत्तर सही होंगे। तो भाव को हमेशा ध्यान में रखकर ही उस काव्यांश को पढ़ें कि कवि ने इस पंक्ति में, इस कविता में किस पर जोर दिया है, किस क्या क्या बताना चाहता है, उसका भाव क्या है। ठीक है बेटे, तो शब्द टू अर्थ जो होता है वो गलत तरीका होता है। ठीक है, तो हमें भाव को समझना है। ठीक है, उसकी गहराई क्या है, उसकी काव्यांश की गहराई क्या है, वो क्या कहना चाहता है। अगर कोई दुख पर, कठिनाइयों पर, संघर्ष पर आधारित है तो उस भाव को समझना है। ठीक है, फिर उत्तर देना है। कोई जीत पर आधारित है तो उस भाव को समझना है, फिर उत्तर देना है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो उसे ये समझे इस तरह से कविता के शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए, कवि के भाव को पकड़ो जो कवि कहना चाहता है उस कविता में। ठीक है, यानी कि कवि की नज़र से देखे, अपनी से नहीं। अगर अपनी दृष्टि से देखोगे तो आप उसका कुछ भाव और समझ लोगे, फिर कुछ उत्तर देने की कोशिश करोगे। तो कवि का नज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। कवि की नज़र से हमें प्रश्नों को समझना है, उस कविता को समझना है, फिर उत्तर देना, चाहे बहुविकल्पीय हो चाहे लिखित रूप में हो। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, आपको अधिक नंबर मिलेंगे। उत्तर हमेशा कवि की सोच के अनुसार लिखे, अपने खुद के ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से नहीं लिखे। ठीक है, जो कवि ने जो बात बताई है उसको ध्यान में रखकर फिर आप उत्तर लिखे अपने शब्दों में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कविता में एक पंक्ति आ जाती, आज़ादी कौन चाहता है, तो सीधा अगर हम अर्थ पर जाएंगे शब्दों पर, तो सीधा सा अर्थ ये निकले कि आज़ादी कौन चाहता है। ठीक है, तो अगर हम भावार्थ पर जाएंगे तो यह प्रश्न नहीं है कि कवि इसमें कहना चाह रहा है, इसका जो भावार्थ है, हर कोई आज़ादी चाहता है। ठीक है, इसमें आपको अपने विचार तभी लिख रहे हैं जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा जाए, तभी आप अपने विचार लिखें, ना तो कवि के विचारों से ही प्रश्नों के उत्तर लिखें, प्रश्नों के उत्तर दें, चाहे बहुविकल्पीय हो चाहे लिखित रूप हो। ठीक है बेटे, आप इस यहाँ पर इस माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक पंक्ति आ जाएगी, मनुष्य को आत्मघाती जीव कहा जाता है। अगर हम अर्थ में लेंगे, अगर शब्दों के अर्थ के माध्यम से समझेंगे कि मनुष्य को आत्मघाती जीव कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये है क्योंकि वह हमेशा अपना नुकसान करने को तत्पर रहता है, इसलिए मनुष्य को आत्मघाती जीव कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर देखा, मनुष्य आत्मघाती जीव क्यों कहा जाता है ना। इसका उत्तर इस तरह से हम समझेंगे तो उत्तर ये होगा। ठीक है, अगला इस माध्यम से समझे कि विकृत का क्या अर्थ है। हमारा शरीर विकृत हो जा रहा है
ठीक है, हमने पहले देख ली पंक्ति भी, और इसमें पूछा गया विकृत का क्या अर्थ है। विकृत का अर्थ है कि बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप। तो फिर हम ऑप्शन चुने, फिर उत्तर दें। ठीक है बेटे, आगे इस तरह से देखो, समझ में आ जाएगा। अब हमारे आपसी रिश्ते कैसे हो रहे हैं, अब देखें यहाँ पर पैराग्राफ। आजकल हमारे रिश्ते व्यापार जैसे हो गए हैं, जहाँ लाभ और हानि का हिसाब रखा जाता है। इसने और विश्वास कहीं खो गए हैं और उनकी जगह केवल मतलब रह गया। अब हमारे रिश्ते कैसे हो रहे हैं, तो इसका सही जो उत्तर होगा कि व्यापार की तरह केवल लाभ को महत्व दे रहे हैं, कि एक स्वार्थी हो गए हैं, लाभ को महत्व देते हैं, उस तरह के हमारे रिश्ते हो गए हैं। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। देखो आगे इस तरह से भी देखो, अगला इस माध्यम से सुनेंगे। खेतों में सोना उग रहा है पर थाली में दाना कम है, गोदामों में अनाज सड़ रहा है और सड़कों पर भूखे लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि होने पर भी किसकी संख्या बढ़ रही है, भूखे लोगों की। ठीक है, सही उत्तर दिएगा, भूखे लोगों की वृद्धि बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो इसका पूरे के पूरे पैराग्राफ यानी जो पूरे वीडियो का सार जो है वो ये कहता है बेटा कि पहले प्रश्न पढ़े, फिर गद्यांश पद्यांश को पढ़े, फिर उत्तर दे। ठीक है, कीवर्ड जो हैं प्रश्नों के मुख्य शब्दों को रेखांकित करें यानी कि अंडरलाइन करें। ठीक है, जिससे हमारा समय बचता है। उत्तर लेखन यानी कि कॉपी पेस्ट ना करें, जब उत्तर लिख रहे हो तो कॉपी पेस्ट नहीं, अपनी भाषा में लिखें हमेशा उत्तर। ठीक है, जो लिखित रूप में हो। जो ऑप्शन वाले होते हैं विकल्प पे, उन्हें आपको पढ़ना है, रेखांकित करना है, फिर टिक लगा देना है। जो काव्यांश होते हैं, शब्दों के अर्थ में न उलझे, भावार्थ को पकड़े कवि के अनुसार, फिर उनके उत्तर दे। ठीक है, जो केंद्रीय बिंदु है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसको ध्यान में रख कर ही शीर्षक का चयन करें। शीर्षक देकर शीर्षक पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, बिना अभ्यास के कोई भी रणनीति काम नहीं करती। जब भी आपका पेपर हो तो आपको 2 से 3 पैराग्राफ जो भी गद्यांश पद्यांश है उनकी प्रैक्टिस करके जानी है। इससे आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सही उत्तर दे पाते हो। ठीक है, अब आप इस पर मेहनत कीजिए, 2-4 अभ्यास कीजिए पैराग्राफ और गद्यांश और पद्यांश के, फिर परीक्षा में बैठिए। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।